हेलो दोस्तों। मेरा नाम विजेब है और ये हमारी साइंस की आज दूसरी क्लास है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैटर्स के बारे में, पदार्थ के बारे में। जितनी भी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देखते हैं ना, जो चीज़ें जगह घेरती हैं या फिर उनका कुछ वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब कि उनका घन होता है। ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? मैटर्स बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हम बहुत सारे देख सकते हैं अपने चारों तरफ। जैसे मैं यहीं से बात करूं, पेज, फोन, बुक्स, या फिर हमारे घरों में जो ईंटें यूज होती हैं, बर्तन, या जितनी भी चीज़ें। अगर मैं सोचना चाहूँ या एग्जाम्पल देखना चाहूँ तो हम बोल सकते हैं कि जो चीज़ें जगह घेरती हैं, जिनका कोई भी स्पेस लेती हैं वो, या फिर कोई भी वॉल्यूम होता है, कुछ भी वॉल्यूम होता है, ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? मैटर्स बोलते हैं। जैसे वाटर, एयर, पेन। अब नॉन मैटर में हम क्या लेके आएंगे? जो चीज़ें स्थान नहीं घेरती या स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती या उनका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता, उनको नॉन मैटर बोल देंगे। जैसे कि फीलिंग्स होती हैं हमारी, वो कोई जगह नहीं घेरती हैं, तो ये हो जाएगा हमारा मैटर। अब मैटर बनते किससे हैं? एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, आगे हम इसको एटम्स को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो एटम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट या मैटर्स। हम जो हमारे मैटर्स हैं वो छोटे छोटे, सबसे छोटी यूनिट जिसकी खुद की एक केमिकल आइडेंटिटी है, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। अब हमने कुछ करेक्टरिस्टिक लिखी हैं मैटर्स की। तो पहली क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। चाहे आप कितना भी रिजिड देख लो, रिजिड मतलब सॉलिड स्टेट में कितना भी देख लो आप, उसके पार्टिकल्स जो होंगे उनके बीच में हमेशा क्या रहेगा? स्पेस रहेगा। जैसे मैं वुड का एग्जाम्पल लेता हूं, या फिर मैं दीवार का एग्जाम्पल लेता हूं, या कोई और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जो मैटर हैं उनके बीच में हमेशा क्या रहेगा? स्पेस रहेगा। वो पूरे के पूरे कॉम्पैक्ट नहीं रहेंगे, बिल्कुल 100% उनके बीच में ऐसा नहीं होगा कि जगह ही ना हो। तो ये पहला पॉइंट है इसका। दूसरा क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, बोलोगे सर घर तो नहीं मूव कर रहा है, तो क्या बोलेंगे हम कि उनके अंदर वाइब्रेशन मोशन होता है, वो एक ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, तो वहां भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं वो। जैसे मैं गैस की बात करूं या हम लिक्विड की बात करते हैं, तो उनके पार्टिकल भी हमेशा मोशन में रहते हैं, मूव करते रहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इनको। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या करते हैं? पार्टिकल के मैटर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी वो एक दूसरे के साथ बाइंड रहते हैं। किसी के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो ज्यादा पास पास होते हैं उसके पार्टिकल्स, किसी में कम होती है तो दूर दूर हो जाते हैं। तो हमने मैटर्स को आगे 3 स्टेट में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 स्टेट है इसकी जो हम आगे देखेंगे। पहला देखो, अगर मैं इनके बीच में कंपैरिजन करना चाहूं तो पहले सॉलिड स्टेट है, फिर लिक्विड है और फिर गैसियस है। अब मैं सॉलिड किन को बोलूंगा? जिनकी फिक्स शेप होती है। आपने देखा होगा ठोस अपने चारों तरफ है। जैसे मैं मेज की बात करता हूं तो हमें पता है मेज के डायमेंशन क्या है, कितनी उसकी लेंथ है, कितनी ब्रेथ है, कितनी हाइट है। या फिर मैं अपने घर में फोन की बात करूं, बुक्स की बात करूं, या फिर ब्रिक्स की बात करूं, पत्थर, या कोई भी एग्जाम्पल हो आप, जो ठोस है या सॉलिड है, तो हमें पता है उसके डायमेंशन क्या है। और फिक्स वॉल्यूम होता है उसका, मतलब उसका हमें पता है कि वो कितना जगह घेरेगा या उसके अंदर कितना मटेरियल है, उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स वॉल्यूम। अब लिक्विड में क्या जाता है? इसकी शेप फिक्स नहीं होती लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझो। मान लो मैंने एक गिलास में 1 लीटर दूध ले लिया, या किसी और बर्तन में ले लिया 1 लीटर दूध, तो हमें पता है उसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। लेकिन उसकी शेप, अभी मैंने अगर बर्तन में मान लो मग में लिया था तो उसने मग की स्पेस शेप ले ली। अगर मैं उस दूध को बाल्टी वगैरह में डालता हूं तो उसकी शेप क्या हो जाएगी? बाल्टी जैसी हो जाएगी। तो लिक्विड की शेप उनके बर्तन, जिस बर्तन में वो रखे जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है लेकिन शेप फिक्स नहीं रहती। गैसियस में क्या होता है? ना तो इनकी शेप फिक्स होती, ना ही इनका क्या वॉल्यूम फिक्स रहता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने अपने रूम में परफ्यूम छिड़कते हो आप,
आपने क्या किया, अपने रूम में स्प्रे किया। अब जब वो परफ्यूम उसकी स्प्रे बोतल में था तो उसकी शेप उस स्प्रे बोतल जैसी थी, तो उसकी शेप जब वो उसको रूम में छिड़का तो पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल गई। मतलब पार्टिकल हैं जो उसके, वो सारे रूम में क्या हो गए, फैल गए। तो उसके पार्टिकल्स ने क्या ले ली, रूम की शेप ले ली। अगर आप देखोगे वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं तो जो गैस का वॉल्यूम होता है, जब आपने स्प्रे बोतल देखी थी उसका वॉल्यूम क्या था, अगर आप उस पर देखोगे 150 ml ऐसे लिखा होता है। लेकिन जैसे ही आप रूम में स्प्रे करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरे रूम में फैल गया हो। तो गैसेस क्या होते हैं, ना तो इनकी फिक्स शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होता है। अब अगर मैं इसमें देखो, हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मैं इस तीनों स्टेट को समझने की कोशिश करूं इस पॉइंट से, तो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल क्या होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे, क्योंकि भाई फिक्स शेप है। तो इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसके कम से करेंगे, और यहां पे क्या होगी, बहुत ही कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि जैसे ही आप गैस को छोड़ते हो तो वो एकदम से पूरे रूम में फैल जाती है या बाहर फैल जाती है। अगर आप किसी सॉलिड को रूम में रखते हो तो सॉलिड ही रहेगा। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो उसके बर्तन के अकॉर्डिंग उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरिजन टू सॉलिड क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। अब नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब दबा नहीं सकते। तो ये प्रॉपर्टी होती है। इसमें लिक्विड में क्या होती है, बहुत ही कम होती है। यहां भी आप लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब अगर आप इसको प्रेस करने की कोशिश करते हो तो आप इसको प्रेस नहीं कर पाओगे। गैसीय स्टेट में क्या होता है, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है कि आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। इसका एग्जांपल आपने बहुत जगह देखा भी होगा कि गैस को हम कंप्रेस करते हैं और उसको लिक्विड स्टेट में चेंज कर लेते हैं। मैं यहीं पे बता रहा हूं कि गैसियस को हम कंप्रेस करके लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है सीएनजी और एलपीजी। दोनों में हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं और उसको किस स्टेट में चेंज कर लेते हैं, लिक्विड स्टेट में। जो घरों में सिलेंडर आता है एलपीजी का, वो किसका बना होता है, उसमें जो गैस होती है हमारी वो लिक्विड स्टेट में चेंज होती है। उसको कंप्रेस करने का एक तरीका है, देखो यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंट समझा रहा हूं कि कंप्रेस कर सकते हैं गैसेस को, लेकिन चेंज करने का तरीके में क्या करोगे आप, अगर आप किसी गैस को चेंज कर रहे हो लिक्विड स्टेट में तो आपको प्रेशर बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा उसके ऊपर, और साथ ही साथ टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये दो पॉइंट होते हैं, आप इसको लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड यू हैव टू इंक्रीज द प्रेशर और डिक्रीज द टेम्परेचर। ये दोनों चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी आपको, तभी आप गैस को लिक्विड में चेंज कर पाएंगे। तो हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बता दिया। तो ये इन तीनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। अब यहां पे क्या होता है, अगर मैं तीनों स्टेट को एक दूसरे से चेंज करने की कोशिश करता हूं तो उनको क्या क्या नाम देते हैं। एचएसएससी यहां से क्वेश्चन पूछता है, आपको पूरा डेफिनेशन दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ इसको क्या बोलते हैं। तो आपको ये खुद से लिखनी है, मैंने यहां बना के समझा है कि सॉलिड को अगर हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो यहां पे एक चीज और याद रखना, आप जब भी आप ये चीजें कर रहे हो या तो आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे या कम करोगे। हमें पता है सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और लिक्विड से गैस में जाने के लिए भी फिर क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन गैसियस से अगर मैं लिक्विड में आ रहा हूं या लिक्विड से सॉलिड में आ रहा हूं तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, तापमान को कम करना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी हम स्टेट को चेंज करते हैं टेम्परेचर कहीं ना कहीं बढ़ेगा या क्या होगा, कम होगा। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने को टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उसको हम बोलते हैं फ्यूजन, और लिक्विड से गैस में जब चेंज होता है टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है। और गैस जब लिक्विड में चेंज होती है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड से जब सॉलिड में चेंज होता है उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब इनको याद कैसे करोगे या क्वेश्चन कैसे बनता है, मोस्टली यहां से आता है कंडेंसेशन से, कि एक ठंडा गिलास हमने बाहर रखा, उसके बाहर पानी की छोटी छोटी बूंदें आ गई, उसको कौन सी प्रोसेस बोलोगे और किस वजह से आए, तो क्या बोलोगे सर वहां पे क्या हुआ है, कंडेंसेशन हुआ है, क्योंकि जो ग्लास के अंदर ठंडा पानी था उससे ग्लास की जो बाहर वाली परत थी उसका टेम्परेचर कम हुआ,
टेम्परेचर कम हुआ तो जो हवा में पानी के पार्टिकल्स थे वो ठंडे हुए और वहां पे क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया। जो गैस लिक्विड स्टेट में बाहर बाहर घूम सॉरी जो वाटर गैसीय स्टेट में बाहर था वो गिलास की लेयर पे लग के किस स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में आ गया। तो उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड में बनना उसको क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। मतलब अगर मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझूं, यहां पे मैंने बर्फ ले लिया, यहां पे पानी लिक्विड स्टेट में और यहां पे वाटर वेपर। तो अगर मैं बोलता हूं पानी से लिक्विड में जाएंगे तो फ्यूजन बोलेंगे, सॉरी बर्फ से पानी पे जाएंगे लिक्विड स्टेट में जाएंगे तो फ्यूजन। लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर से अगर हम वाटर वेपर बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। अगर मैं भाप से दोबारा लिक्विड स्टेट में जा रहा हूं पानी की तो कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड बर्फ बना रहा हूं तो क्या बोलेंगे हम उसको, सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। और यहां पे दो और आती हैं। अब एक क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट क्या बनता है, गैस में चेंज हो जाता है। और गैस से सीधा किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में। जब भी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। याद रखना इसको, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होना। और गैस से गैस से सॉलिड में चेंज होना उसको बोलते हैं डिपोजिशन। अब इनके एग्जांपल दो बड़े अच्छे हैं। सब्लिमेशन में अगर आपने देखा होगा घरों में सर्दियों के टाइम जब सर्दियां खत्म होती हैं तो व्हाइट व्हाइट कलर की वो रखते हैं छोटी छोटी सी कपड़ों में, सर्दी के कपड़ों में। तो क्या होता है, अगर हम उनको गर्म करते हैं तो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती हैं, सब्लिमेशन में जाती हैं। और डिपोजिशन का एग्जांपल सबसे अच्छा क्या, फ्रोस्ट, जो आपने सर्दियों में देखा होगा। जनवरी में बोल सकते हैं या लास्ट दिसंबर में जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हमारी विंडशील्ड पे क्या जम जाती है, एक लेयर बन जाती है बर्फ की। वहां पे पानी नहीं होता लेकिन बर्फ बन गई। वो कैसे बनी, क्योंकि जो हवा में गैसियस पार्टिकल थे पानी के वो डायरेक्ट किस में चेंज हो गए, सॉलिड में चेंज हो गए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। तो ये प्रोसेस ना पूछता रहता है इनमें से। तो ये आपको डेफिनेशन या तो खुद लिख लेना या ऐसे के ऐसे बना लेना जिससे आपके दिमाग में रहे। अब इसी में आगे दो स्टेट और बात कर रहा था मैं, तो एक है प्लाज्मा और एक है बोस-आइंस्टाइन। प्लाज्मा बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके बनती है जहां पे उसके एटम्स क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। आपको ये सिर्फ याद रखनी है, डेफिनेशन कुछ खास पूछता नहीं है। तो प्लाज्मा हाई एनर्जी पार्टिकल होते हैं जो आयनाइज्ड हो जाते हैं। ये ना स्टार या उसमें होते हैं, सन में होते हैं, जिनके कारण वो ग्लो करते हैं। या फिर आपने ना प्लाज्मा ट्यूब भी देखी होंगी, आपने देखा होगा पहले की मूवीज में, या अभी भी कुछ कुछ रेस्टोरेंट है जिनके बाहर ट्यूब सी लगी होती है उनके नाम की, ग्लो करती रहती है वो, येलो कलर की, रेड कलर की, तो प्लाज्मा ट्यूब ही होती हैं। बोस-आइंस्टाइन में क्या था, ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे अचीव कर पाते हैं। जब बहुत लो टेम्परेचर होता है तो जो पार्टिकल होते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था कि पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं, उनकी मूवमेंट में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो ये दो और याद रखनी है आपको, पूछ लेता है इनमें से कौन सी स्टेट पार्टिकल मैटर्स की नहीं है, तो कुछ भी दे देगा, एक इनमें से दे देगा, तो आपको ये याद रखना है। अब कुछ डेफिनेशन जो हम बार बार आगे पढ़ेंगे उनको हम क्लियर कर लेते हैं पहले ही। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड चेंज होना स्टार्ट हो जाता है लिक्विड में, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब यहां पे ना एक पंगा है, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है कि आप बाहर जो हमारा एटमोस्फेयर है वो हमारे ऊपर एक प्रेशर लगा रखा उसने, उस प्रेशर पे अगर कोई सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ये वेरी करता रहता है, अगर आप पहाड़ों के ऊपर चले जाओगे तो वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा तो आपके लिए मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, 15 केल्विन। ये आपको याद रखना पानी का। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, या मैं बोलूं उसको लिक्विड अपनी सॉलिड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। वही सेम एटमोस्फेरिक प्रेशर पे। और पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है या 273 केल्विन है। अब यहां से ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, आपसे पूछ ले, बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी की स्टेट क्या है, आप क्या लगा के आओगे, सर सॉलिड बन गया, आइस। पानी की 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन गया, नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर पानी लिक्विड स्टेट में है तो लिक्विड में ही रहेगा, और अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा।
तो ये याद रखना आपको, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी की दोनों स्टेट होती हैं, लिक्विड भी होती है और साथ के साथ सॉलिड भी होती है, मतलब बर्फ भी होती है और लिक्विड स्टेट में भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही कम होना स्टार्ट हो जाएगा वो जमना स्टार्ट कर जाएगा। आगे आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड क्या करना स्टार्ट कर दे, बॉयल करना स्टार्ट कर दे, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है या 373 केल्विन है। अच्छा, बॉइलिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? कि वो अब बॉयल होके किस में चेंज होना स्टार्ट हो गया है? अपनी गैसियस स्टेट में। सेम यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी की क्या स्टेट रहेगी, तो आप वही बोलोगे सर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी लिक्विड फॉर्म में भी होगा और साथ के साथ किस स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में भी होगा। अब बॉइलिंग से आगे हम पढ़ते हैं एवोपरेशन। ये हमने हमेशा देखा है। एवोपरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई लिक्विड हम उसको बिना गर्म किए, मतलब वो एनर्जी तो गेन करता है, लेकिन उसकर अगर हम उसके बॉइलिंग पॉइंट से उसका टेम्परेचर कम रखें और तब भी गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एवोपरेशन। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है पानी। पानी को हम गर्म नहीं करते हैं तब भी क्या कर जाता है? वो अपनी गैसियस स्टेट में चला जाता है, धीरे धीरे क्या होता रहता है? वो एवोपरेट होता रहता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एवोपरेशन बोलेंगे। जैसे आप इसका एक अच्छा एग्जांपल लो, आप बाहर बर्तन में एक पानी को रख दो और वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। या कपड़ों का सूखना भी इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो उसको क्या बोलते हैं? एवोपरेशन। वहां पे हम गर्म थोड़ी कर रहे हैं, जब हम कपड़े सुखा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे चेंज हो जाएगा अपनी गैसियस स्टेट में। इसी में अगर मैं आगे बढ़ूं तो एवोपरेशन पे इफेक्ट कैसे पड़ता है? ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी का भी क्वेश्चन घुमा के दे देता हो, याद रखना, इंक्रीज द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन। समझो, मान लो आपको कपड़े सुखाने हैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका, और आपने कपड़ों को बिल्कुल एक जगह पे सबको डाल दिया। मान लो चेयर पे रख के सारे कपड़ों को एक जगह डाल दिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या है? अब वो थोड़ी सी जगह में रखे हुए हैं, तो सरफेस एरिया क्या होगा? जो थोड़ा सा बाहर का एरिया होगा, उस सरफेस एरिया के कारण क्या होगा? रेट ऑफ एवोपरेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हम करते क्या हैं? मम्मी क्या बोलती है हमें कि बेटा उस पे ना तार पे सुखा दो, फैला फैला के। फैलाने का मतलब क्या है? वहां पे आप सरफेस एरिया, जो एरिया है उन कपड़ों का, उसको क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, कपड़े क्या हो जाएंगे? जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ एवोपरेशन क्या हो जाएगी? हमारी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है? इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ये तो हमें पता ही है, गर्मियों में ज्यादा जल्दी कपड़े सूखते हैं कंपेरिजन टू सर्दियों में। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, वहां पे रेट ऑफ एवोपरेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन द विंड स्पीड, ये भी हमने देखा है। हमने ना चारों के चारों एग्जाम्पल सिर्फ कपड़ों से लिए हैं, क्योंकि याद करने के तरीके से आप इनको कहीं और से भी ऐसे याद कर सकते हो, किसी और चीज को लेके, लेकिन मुझे कपड़ों से अच्छा लगता है तो मैं इसलिए बोलता हूं कि जैसे ही विंड स्पीड बढ़ेगी, अगर आपने देखा होगा कपड़े सुखाने के लिए कई बार हम घर में पंखा चला देते हैं या बाहर हवा चल रही है, तो हम कपड़े जल्दी क्या हो जाते हैं? हमारे सूख जाते हैं, क्योंकि वहां पे भी क्या होता है? जैसे ही स्पीड बढ़ेगी हवा की, रेट ऑफ एवोपरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग इन द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? जैसे अभी बारिश का मौसम हो रहा है, तो ह्यूमिडिटी होता है पानी के पार्टिकल हवा में कितने हैं वेपर स्टेट में। अब इमेजिन करो, एक रूम पहले से ही भरा हुआ है और उसके अंदर आप और किसी को डाल रहे हो, कोई और सामान डाल रहे हो, तो डालने में क्या होगा? मुश्किल होगा। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? कि हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से ही पानी बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, बारिश का मौसम होगा, तो एवोपरेशन की रेट क्या हो जाएगी? घट जाएगी। सिर्फ एक पॉइंट में क्या होती है? हमारी कम होती है। तो बारिश के मौसम में कपड़े देरी से सूखते हैं कंपैरिजन टू सूखा। जैसे हम एग्जांपल लें, मान लो एक टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है दो जगह पे। एक जगह पे बारिश हुई थी आज ही, और एक मैं लेता हूं जहां पे बारिश नहीं हुई थी। तो कौन सी जगह पे कपड़े जल्दी सूखेंगे? तो आप क्या बोलोगे? सर जहां पे बारिश नहीं हुई थी, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर में क्या नहीं है? ह्यूमिडिटी नहीं है। ये आपको याद रखना है। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273.15 केल्विन। अब इसी से ऊपर नीचे होगा। अगर आप माइनस में जाओगे तो कम होता रहेगा 1, और प्लस में जाओगे तो 274 केल्विन हो जाएगा। इसको याद रखना आपको। 0 से जैसे ही ऊपर जाओगे तो 273 में इंक्रीज करता रहेगा। 0 से जैसे ही नीचे जाओगे तो 273 से उतना ही क्या करते रहेंगे? हम
कम करते रहेंगे। तो ये आज हमारी सेकंड क्लास थी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी क्या करें, शेयर करें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पा सके क्लास का। थैंक यू।